राजस्थान का बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थोड़ी देर पहले बजट पेश किया और बजट में बहुत सारी रियायतें देने की कोशिश की है, तमाम वर्गों का ख्याल रखने का प्रयास किया है। राजस्थान के बजट में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नए मेहमान अजय कच्छावा जी और दिनेश नाटाणे जी। अजय कच्छावा जी कांग्रेस पार्टी से हैं और दिनेश नाटाणे जी भारतीय जनता पार्टी से प्रकोष्ठ से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दिनेश जी, किस तरह से देखते हैं, बजट आया है, मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है और बिल्कुल बताया जा रहा है कि सर्व समावेशी बजट है, विकासोन्मुखी बजट है और सभी वर्गों का ख्याल रखने का उन्होंने प्रयास किया है। नेहरा जी, मैं इसमें केवल इतना कहना चाहूँगा कि घोषणाएं करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना दोनों में बहुत फ़र्क है। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि गहलोत जी ने केवल घोषणाएं कर दी, जबकि पिछले 2 बजट जो आए थे उनको देखते हुए लग रहा है कि उन्होंने पिछले 2 बजट और बजट से पहले चुनाव के टाइम पे जो घोषणाएं की, चुनाव के टाइम में उन्होंने कहा कि जो ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर किसानों के ऋण माफ कर देंगे। तो वो 10 दिन की गिनती अभी तक उनकी कंप्लीट नहीं हो रही। उसके बाद में उन्होंने पिछले 2 बजट जो दिए उसमें जो भी घोषणाएं की, उस घोषणाओं के अंदर कई चीज़ें ऐसी है, कई फील्ड ऐसे हैं कि वहाँ पर वो अपने जो अंदरूनी लड़ाई है उसकी वजह से उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत तकलीफ हुई। जिस तरह से पिछला बजट उन्होंने घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि हमारा घाटा वो 12,000 करोड़ का रहेगा, जबकि अपने राज्य सरकार ने अभी जो आज बताया उसमें 42,000 करोड़ रुपये का घाटा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घाटे को वो बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि घोषणाएं करके। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास आय के साधन की वो कहीं भी ऐसी बातें नहीं करते कि मेरे पास आय का साधन ये रहेगा या इस तरह से हमारा वो रहेगा। जब आय का साधन ही नहीं रहेगा तो फिर बिल्कुल सही कहा दिनेश जी। कहीं ना कहीं सरकारों के पास, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास आय के साधन लगातार घट रहे हैं और जब से जीएसटी आई है उसके बाद तो सरकारों के पास सीमित संसाधन बचे हैं जिनसे आय जनरेट होती है। अजय जी, आपको क्या लगता है, सीएम साहब ने जो घोषणाएं की है वो पूरी कर पाएंगे? क्योंकि इनका कहना है कि जो घाटा है, वित्तीय घाटा, वो 42,000 करोड़ पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में घाटे का बजट है, ऐसी स्थिति में बड़ा जो मैनेजमेंट करना, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन करना बहुत बड़ी चुनौती होगी गहलोत जी के सामने। देखिए, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका वित्तीय प्रबंधन और सुशासन, जो लीकेज वाली प्रॉब्लम है और जो वित्तीय प्रबंध है, चाहे अशोक गहलोत जी का कोरोना काल का ले लो, चाहे अकाल राहत के समय ले लो या पिछले बजट का क्रियान्वयन ले लो, आप ये देखेंगे कि अशोक गहलोत हमेशा कामों के माध्यम से जनता के बीच गए हैं। और अशोक गहलोत ने हमेशा चुनाव में यही कहा है कि जनता उसी को वोट दे जो काम करता है, अन्यथा सामने वाली पार्टी काम करना ही बंद कर देगी, जो कि हमें 100% बीजेपी के साथ ये रहा है। बीजेपी ने ये मानना है कि जो काम करता है उसको वोट नहीं मिलता है। आज आप जयपुर का, राजस्थान का अगर विकास की बात करो, अगर जयपुर में मेट्रो की आप बात करते हो, अगर राजस्थान में आप रिफाइनरी की बात करते हो, अगर आज जयपुर में बड़ी बड़ी सड़कों की बात करते हो, बड़े बड़े रोजगारों की बात करते हो, तो उसका माध्यम अशोक गहलोत रहा है। अशोक गहलोत ने आज तक जो कहा है वो किया है। और अशोक गहलोत बाई स्पीच लीडर नहीं है, बाई वर्क लीडर है। अशोक गहलोत की कोई जाति विशेष के कारण लीडर नहीं, अशोक मास लीडर है। अशोक गहलोत का जो काम करने का तरीका है, अशोक गहलोत जी का जो लोगों से लास्ट व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम है, वो अशोक गहलोत का है। आप इस बजट के माध्यम से देखोगे, उन्होंने छात्रों को, उन्होंने युवाओं को, उन्होंने किसानों को, उन्होंने व्यापारी को, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें मध्यम वर्गीय को उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट नहीं किया? ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें उन्होंने व्यापार को आगे बढ़ाने की बात नहीं की? आप ये देखो, राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन उद्योग है। आज की तारीख में इन्होंने जो जैसलमेर में एक हब बनाने की बात की है, इन्होंने जैसलमेर में आर्ट कल्चर बढ़ाने की जो बात की है, इन्होंने ज्वेल्स एंड ज्वेलरी उद्योग को बढ़ावा देने की बात करी है। मतलब राजस्थान के जो रीढ़ के जो व्यापार है उनको भी चुना है। आज जीएसटी मतलब 50 लाख के फ्लैट्स पर वेट कम करके 2% वेट करके इन्होंने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को फायदा पहुंचाया है, इन्होंने बिल्डर को भी फायदा पहुंचाया है। मतलब अशोक गहलोत का उद्देश्य क्या है, सीएम अशोक गहलोत का उद्देश्य क्या है कि व्यापार भी चले, आम जनता को राहत भी मिले। आप ये देखिए कि अशोक गहलोत ने 2% अपना वेट डीजल और पेट्रोल में कम किया था। आप देखो, चंद दिनों में इस केंद्र सरकार ने, इस हटी सरकार ने 5 दिन में उस जनता की राहत को बरोबर कर दिया। आज की तारीख में ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब डीजल और पेट्रोल पे लगातार पैसा नहीं बढ़ रहा है। एक दिन परसों इन्होंने राहत दी थी, आम जनता ने देखा अब तो शायद बढ़ने की बात कम हो गई, वो कल रात को उन्होंने वापस बढ़ा दिया।
आज फिर मैंने अखबार में एक बात और देखी है कि 56 रुपए सिलेंडर पे भी बढ़ सकता है। मतलब सरकार करना क्या चाह रही है? आज की तारीख में जो अशोक गहलोत जी ने जो भाषण, जो बजट बड़ी बात क्या कहेंगे, इनको लगता है जी को जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात दिनेश जी, सबसे बात यह है कि सरकार के सामने 3 साल पड़े हैं, 2 साल अभी पूरा कार्यकाल 3 साल का पड़ा है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि बजट में जो की हुई घोषणाएं हैं उनको पूरा करना भी सरकार का दायित्व है। फिर अगला बजट आने वाला है, उसके बाद फिर बजट आएगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि इसको चुनावी बजट कह सकते हो। अगर साल कार्यकाल का अगर अंतिम साल होता तो आप कह सकते थे कि चुनावी बजट है और ये पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ चुनावी वादे हैं। तो इनको चुनावी वादे नहीं कह सकते। ये सबसे बड़ी चुनौती गहलोत जी के सामने होगी कि वो इन घोषणाओं को पूरा कैसे करते हैं, वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी उनके सामने। मैं नीरज जी एक बात कहना चाहूँगा कि अभी आपके चैनल हेड को मैं सुन रहा था और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात बोली थी कि गहलोत जी इसको मध्यावधि चुनाव देख रहे हैं और मध्यावधि चुनाव के आधार पर इन्होंने केवल घोषणाएं कर दी। जबकि मैं पिछली बातें आपको अगर याद दिलाऊं तो व्यापारियों की दृष्टि से बात करता हूं मैं कि जीएसटी आने के बाद में व्यापारियों के वेट के मामले पुराने बहुत पेंडिंग पड़े हुए थे और उसके लिए व्यापारीगण हमेशा उनसे कहते आ रहे थे। उन्होंने पहले बजट में भी घोषणा की थी कि मैं एमनेस्टी स्कीम लाऊंगा, फिर दूसरे में उन्होंने कहा था मैं एमनेस्टी स्कीम लाऊंगा, है ना। तो 2 साल उन्होंने ये कह निकाल दिया जबकि व्यापारी नहीं है। अब जाकर के फिर उन्होंने वापस वही घोषणा की है कि साहब मैं एमनेस्टी स्कीम 2021 ला रहा हूँ। तो मेरा कहना है मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो काम ना करके केवल घोषणाओं के आधार पे, ये तो बात एक हो गई। भाई अजय जी अभी कह रहे थे कच्छा हो जी कि कोरोना काल में उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल सबको चारों तरफ प्रचारित कर दिया, साहब भीलवाड़ा मॉडल। बाद में तो प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। आपको नहीं लगता भीलवाड़ा मॉडल ने पूरे देश में जो है अपना एक नाम किया? सर मैं उसी पे आ रहा हूँ कि भीलवाड़ा मॉडल में क्या शुरुआती दिन थे कोरोना काल के कि उन्होंने भीलवाड़ा में उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने है ना जो आपने रामगंज में आज जो अपना जयपुर क्षेत्र है वहाँ पर केवल रामगंज में ही फैला हुआ था कोरोना। बाद में स्थिति ये हुई कि पूरे जयपुर में कोई भी हॉस्पिटल में बिना अप्रोच के बेड मिलना मुश्किल हो गया। तो कहीं ना कहीं है ना जो उन्होंने जो संभालने की बात करी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जिस तरह की व्यवस्थाएं पूरे राजस्थान में हुई वो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई है। देश के प्रधानमंत्री ने जब भी मीटिंगें हुई है उनका सीधा उन्होंने इसकी तारीफ की है। जहां तक रामगंज बाजार के मैं बात कर रहा हूँ भीलवाड़ा में उन्होंने कोशिश करी तो फिर ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में अगर टीकाकरण की बात करें तो भी 3 दिन पहले बिल्कुल पूरे प्रदेशों का डेटा है, उसमें राजस्थान अव्वल है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। सर आप विपक्ष के नाते कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो चीज है उसकी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। सर मेरी बात सुनो, आप ये देखिए अशोक गहलोत जी ने भामासा डेटा सेंटर की बात की है। उन्होंने के कामों के बजट के दौरान उन्होंने खुले दिल से तारीफ की है, यानी जो अच्छा काम। तो सर जो हम भी कह रहे हैं ना कि आज अगर उन्होंने बजट की घोषणा, अभी थोड़ी देर पहले मैं कटारिया जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा भी था कि अगर जो उन्होंने घोषणाएं की है और पिछले अगर 2 साल को देखे जब तो आगे कुछ होने वाला नहीं है और अगर आगे कुछ होता है तो आपके चैनल हेड ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी अगले साल उनकी तारीफ कर देंगे। पर अभी तक की जो व्यवस्था है, आपको लगता है व्यवस्था प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है? केवल लॉस ही लॉस हो रहा है। आप देखो कि वो जो अभी आज वो कह रहे थे साहब जीएसटी से मुझे मिला नहीं। अरे आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को इतना रुपया मिलेगा। जब आप मिलेगा उसको और वहां पर तो आपकी बचत है और स्टेट के बजट के अंदर आपका जीएसटी क्लेम को जब मांगा गया तो निर्मला सीतारमण ने कहा एट ऑफ गॉड, ये बाई गॉड हो गया है, आपको अपना क्लेम नहीं मिलेगा, आप अपना कर्ज रिजर्व, मतलब आप लोगों ने कोरोना काल से पहले आप जो हेल्थ की दृष्टि से राजस्थान में बहुत बड़ी बात कही है, यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी बनाने की बात कही है, हर परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस बीमा होने की बात कही है, 850। सर ऑलरेडी चल रहा है सर, 300 रुपए 12 रुपए, आपने देखा नहीं हो रहा है, कैशलेस मिल रहा है सर। नहीं, बातें होना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों में फर्क है। एक आपके 350 रुपए में हो जाए और उसमें कैशलेस पहले आप बिल जमा कराओ, कैशलेस होना, दोनों चीजें अंतर तो मानो। आपने तो मुफ्त दवा योजना पे भी लागू हुई थी तभी आपने शक जाहिर किया था, तब भी उसको आपने इंप्लीमेंट होने में कई बात की थी कि साहब ये तो साल्ट भी गलत दिया जा रहा है, बेकार की दवाइयां दी जा रही है, इनका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन आज की तारीख में उस मुफ्त दवा से बहुत सारे बहुत बड़ा बेनिफिट है आम जनता को।
हर आदमी, जो गरीब आदमी जो इलाज नहीं करा सकता था प्राइवेट निजी अस्पताल में, वो सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराता है। सर कैसी बात, प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंदर आप देखो ना, उसमें कि जो हार्ट के लिए प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य कल्याण योजना की बुराई थोड़ी कर रहे हैं कांग्रेस वाले। नहीं, हम तो वो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी स्वास्थ्य योजना का भी लाभ जनता को मिलेगा। गहलोत जी ने 850 में, गहलोत जी ने 850 में जो हेल्थ पॉलिसी बनाने की बात कही है, यूनिवर्सल पॉलिसी, उसका 5 लाख तक का इलाज होगा। तो ये भी तो स्वागत करने योग्य कदम है अगर लागू होता है तो। सर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगले साल जब अपन यही इस जगह बैठेंगे तब आप, अगर ये जो आज घोषणाएं हुई है, मैं बात वही कर रहा हूँ कि जो तो ये बताइए पिछली कौन सी घोषणाएं हैं? पिछले 2 साल की 85% घोषणाएं, सबसे बड़ी घोषणा तो राज्य के, मतलब पिछले बजट की 85 घोषणाएं, सबसे बड़ी घोषणा तो वही 85% घोषणाएं कोरोना काल में की है। देखिए सर, किसानों के ऋण माफ की, किसानों के ऋण माफ की अगर बात करते हो तो सहकारी बैंक, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंकों के जितना भी किसानों ने लोन ले रखा था वो 100% लोन माफ हो चुका है। और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से जो किसानों ने लोन लिया हुआ है उसको माफ करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा भी है। और आपको ध्यान हो तो मनमोहन सिंह सरकार ने भी 72,000 करोड़ रुपए, 1,72,000 करोड़ लोगों किसानों के माफ किए थे। केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? जबकि आज तो रेवेन्यू के साधन जीएसटी के माध्यम से केंद्र एक कितना बड़ा हब हो गया। आपने रिजर्व बैंक के सारे पैसे ले लिए, आपने जीएसटी के माध्यम से पूरे व्यापार का पैसा ले लिया, आपने नोटबंदी के नाम से सारे पैसे बैंकों खातों में डलवा लिए, आपने सारा आम जनता से पैसे डीजल और पेट्रोल के माध्यम से आप रोज लोगों की जेब डीली कर रहे हो। आपके पास रेवेन्यू इसमें किसानों वाले मामले में है कि सहकारी बैंकों का जो कर्ज था वो माफ हो गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज है वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो वो उसमें वो केंद्र में है, केंद्र के पाले में गेंद उन्होंने केंद्र के पाले में डाल दी है। कब जा करके आप ये देखो ना कि उन्होंने घोषणा कब करी थी? 2018 राज्य सरकार के 2018 में राज्य सरकार के हाथ की लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आप सहकारी विभाग से इसके आंकड़े जुटाएं, अपनी जानकारी दुरुस्त करें कि जो सहकारिता बैंकों के जो कर्जे थे वो माफ हो चुके हैं। उसका आंकड़ा 50 बार सहकारिता विभाग उसके आंकड़े 50 बार जारी कर चुका है, पर उस आंकड़ों को आप स्वीकार नहीं करना चाहते हो। भारतीय जनता और सिर्फ कोरे उसको बहस को, मतलब किसी चीज को बहस थोड़ी की जाती है। नीरज जी, मैं ये चीज है उसकी हकीकत को भी स्वीकार तो करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बिल्कुल साफ बात है। और हम भी कहेंगे इस बात को कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं हुआ। और किसानों की सबसे बड़ी बात ही वही है, सहकारी बैंकों का आपने कर दिया वो अलग बात है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। आप इस विषय को यूं उठा सकते हैं। सर मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का आज ये घोषणा कर रहे हैं कि सब मामले में जो उसके लिए कोई नई वन टाइम स्कीम लेके आ रहे हैं। अरे सर वन टाइम स्कीम आज नए बजट में आप नई बातें कर रहे हैं, पुरानी बातों को। आप मेरी बात सुनिए जी। देखो हम सभी लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से एक भारतीय विकास की बात सोचते हैं, भारत के हित की बात सोचते हैं। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय फालतू अफवाहें फैलाने के, फालतू वाद विवाद तर्क को उत्तर में बदलने के लिए के अलावा कोई काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है आज तक स्थिति घोषणाओं की या भाषणों की बात है तो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने की है, लोगों को, युवाओं को झांसे में लिया है, व्यापारियों को झांसे में लिया है। बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले गुलाब जी कटारिया ने भी एक बात कहा कि बजट घोषणाएं बहुत अच्छी है, शानदार है, लेकिन हमें शक है कि घोषणाएं पूरी कैसे होगी, बात इंप्लीमेंटेशन की हो रही है, पूरी कैसे होगी, वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कछावा जी कि वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। भाई देखो मैं आपको ये बताता हूं, और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि ये जो टेंशन है मेरी है, क्योंकि मैं कैसे माननीय अशोक गहलोत पे विश्वास कर सकते हो। दिया गया है बिल्कुल एस्टिमेट करके सीएम साहब का जो वित्त प्रबंध है, जो सुशासन है, जो लीकेज की कहीं बात है, तो सीएम साहब अपने कुशलता से, कार्यकुशलता से इस काम को बेखूबी अंजाम देंगे। पर्यटन को लेकर जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं की है, आपने कहा कि बिल्कुल गाँव में पर्यटन बढ़ेगा और रिसोर्ट से भी खोलने की बात कही है। राजस्थानी जो फिल्में बनाने वालों को 25 लाख तक का अनुदान देने की बात कही है। आपको लगता है नाटानी जी इसमें भी सर इसमें भी एक बात बोलना चाहूँ मैं, बिल्कुल हाँ बताइए। फिल्म प्रोत्साहन नीति तो उन्होंने कोई ऐसी कोई लागू ही नहीं करी ना। उन्होंने केवल ये कहा कि भाई क्या नाम से राष्ट्रीय फिल्में बनेंगी उसमें 25 लाख रुपए तक का, वो उसके लिए कोई अलग से नीति बनाते और उसको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने क्या नाम दिलावर साहब ने भी कहा था, अभी एक मैं चैनल पे सुना था, उन्होंने कहा कि फिल्म प्रोत्साहन नीति
जो अगर कुछ बनाते और उसके आधार पे वो चलते तो लोग उससे प्रेरित होकर बजट की घोषणाओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये घोषणा ऐसे नहीं है कि चुनावी सभा में घोषणा कर दिया आपने और आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा। वो घोषणा है नहीं कि चौराहे पे खड़े होकर आप बोल रहे हो। और आपने देखे नहीं है, पहले भी आगे आगे मैनिफेस्टो बने हैं और उनमें क्या क्या घोषणा। मैनिफेस्टो अलग विषय हो जाता है नटानी जी, और विधानसभा के अंदर की हुई बात को लागू करना ही पड़ता है सरकार को। सर मैं इसमें एक बात बताना चाह रहा हूँ। फिर एक बात बताओ, पिछले साल भी घोषणा की थी इन्होंने, कहा था हमारी आय तो होगी 1,73,000 करोड़ रुपए की, व्यय होगा 1,85,000 करोड़ रुपए का, केवल 12,000 करोड़ का ही घाटा रहेगा। रेवेन्यू आई की बात करूं मैं, वहां पर व्यय तो होगा 1,90,000 करोड़। आज की तारीख में नटानी जी कौन सी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार है जो घाटे में नहीं चल रही है? सर घाटा मतलब घाटा कितना बढ़ाओगे? वित्तीय घाटा। केंद्र सरकार का घाटा देखो सर 9.5%। केंद्र सरकार का अगर बजट घाटा आप देखोगे तो आज तक के इतिहास में जो 3% 4% से ऊपर नहीं जा सकता, आप 9% की बात कर रहे हो। 20% देश को कहां ले जाना चाह रहे थे? एजुकेशन नहीं 4% है, या तो 20 से 25 4% है सर। नाटानी जी एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की दृष्टि से, तो 1,000 गाँव में सरकारी स्कूलों की बात कही है। आपको लगता है सरकारी स्कूल गाँव में खुलेंगे तो जो प्राइवेट स्कूलों की जो लूट खसोट है उस पर लगाम लगेगी? जो गाँव के बच्चों को 6ठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ने को मिल रही थी वो शायद उनको अंग्रेजी स्कूल मिल सकेगी, या वहाँ भी कुछ लगता है? सर पहले जो स्कूलें चल रही है उनमें तो सुधार की बात करें। आप नई की बातें करने हो, आप पहले तो जो स्कूलें चल रही है उनकी सुधार की बातें करें कि वहां पर टाइम पे न तो ये सुधार की प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं। आज नए जमाने की आवश्यकता है उसको तो कुछ करें, और जो उसमें तो कुछ करें। आप सुनिए कि अगर नए स्कूल सरकारी स्कूल खुलने से जो ऑलरेडी जो निजी स्कूल गांवों में खुले हुए हैं वो भी अपना लेवल सुधारेंगे। उनको भी अगर सर्वाइव करना है तो वो अपने आप तरीका सुधारेंगे। एक आम ग्रामीण को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अवसर उपलब्ध होंगे। आप ये देखिए कि इसके रिजल्ट कितने अच्छे रहेंगे। आप ये देखो कि सरकार की मंशा कितनी खूबसूरत है। मैं मना, आप मंशा पे तो मत जाइए। आप कल क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा, मैं तो इसमें एक ही बात होगा, परसों क्या होगा, उसमें मत जाइए। पहली बार सीएम साहब ने कहा पहली बार 600 स्कूलों में कृषि का जो संकाय खोला जाएगा। आज़ादी के इतने सालों बाद कृषि की जो है किसी ने सुन नहीं ली, पहली बार 600 जो है कृषि संकाय खोले जाएंगे। तो वो क्योंकि जो अभी पूरा देखने में आ रहा है एग्रीकल्चर पर अभी भी हमारे लोग ज़्यादा निर्भर है और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो लगता है थोड़ा सा इससे कुछ न कुछ हमारे जो एग्रीकल्चर में सुधार मिलेगा, लोगों को अच्छे नए लोग, क्योंकि जब कृषि विज्ञान पढ़ेंगे तो आगे भी उनका होगी कोशिश कृषि को विस्तार करने की। तो मेरा क्या मानना यह है कि अगर कोई भी चीज़ें आगे हो रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगले साल जब अपन यहीं बैठेंगे तब अपन देख लेंगे ना कि क्या क्या चीजें। फिर आप पिछले की बातें करते नहीं हो, अभी नहीं पिछले की बातें करते नहीं हो, वो करेंगे। नीरज जी मैं कोई बात पिछली बोलता हूँ कि किसान नहीं उसकी बात के साथ जोड़ना नहीं। आज तो अपन बजट अशोक गहलोत का उद्देश्य है और सीएम अशोक गहलोत साहब चाहते हैं कि यूथ और विज्ञान दोनों कृषि से जुड़े, कृषि की पैदावार बढ़े, किसानों की माली हालत ठीक हो, किसान को बाजार में कंपटीशन करने का मौका मिले और किसान अपनी मेहनत का पूरा परिश्रम उसको मिलता रहे। आप जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएट करो, उसको ये सोचो कि हम उसको कैसे उसमें मदद करने की बात करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ के मदद करेंगे। हो जाएगी, हम तो खुद ही करें, हम तो खुद ही करें। सरकार को कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम आपके साथ नारायण जी, क्योंकि अब समय बहुत कम है, मैं जानना चाहूंगा आप ओवरऑल इस बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस बजट को लेकर? सर मेरा तो ये कहना है कि इन्होंने जो पहाड़ खोदा है, इस पहाड़ को खोद करके और इसमें जो भी स्वर्ण मुद्दाएं या जो भी चीज़ निकलनी है उनको अगर टाइम पे निकाल कर पब्लिक को देंगे तो हम भी उसकी बढ़ाई करेंगे और वो भी बढ़ाई करेंगे। परंतु जो पिछले 2 साल में होता है ऐसे ही केवल ढेर लगा करके और इन्होंने छोड़ दिया और अगले साल अगर कुछ भी नहीं मिला नेक्स्ट बजट तक तो फिर हम तो ये कहेंगे कि इन्होंने वही पुराने वाली हरकतें आज वापस चालू हो। अजय जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। देखिए ये जो बजट है कुल मिला के नपातुला बजट है, राजस्थान के विकास को आयाम देने वाला बजट है। इसमें युवा, छात्र, किसान
हर वर्ग को ध्यान में रख के बजट बनाया हुआ है। इससे राजस्थान की खुशहाली में बढ़ोतरी होगी, सद्भावना, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में राजस्थान आगे बढ़ेगा। मेरा नहीं। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों हमारे स्टूडियो पधारे, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। तो ये थे अजय कछावा जी और दिनेश नाटानी जी, जिनका साफ कहना था कि जो राजस्थान का बजट है, अजय कछावा जी कहना है कि राजस्थान का बजट है विकासोन्मुखी बजट है। यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी लागू होने से आम आदमी को 5 लाख तक की हेल्थ की सुविधा मिलेगी। वहीं नाटानी जी कहना है कि ये बजट जो है एक पहाड़ के समान है, देखते हैं इसमें कैसे सरकार इसको लागू कर पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जो बजट आए हैं उनमें सरकार ने घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की है, लेकिन वित्तीय संसाधन जुटाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। इनका कहना है, इनकी पार्टी का भी कहना है कि यदि सरकार इस बजट को लागू करती है तो ये राजस्थान की खुशहाली में 4 कदम आगे बढ़ाएगा और हम लोग भी इस बजट का जो है बजट की प्रशंसा करेंगे। राजस्थान के बजट में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।